यहाँ तो कितनी अजीब अजीब सी मशीनें हैं, इन पर कैसे खाना बनाते होंगे। तभी रसोई में इस घर का नौकर भोला आता है। छोटी मालकिन, मैं भोला हूँ। मैं इस घर में खाना बनाने का काम करता हूँ। खाना तुम क्यों बनाओगी? इस घर में खाना मैं बनाऊंगी। तुम जाकर घर में सफाई और बाकी काम करो। नहीं नहीं छोटी मालकिन, अगर मैंने खाना नहीं बनाया तो बड़ी मालकिन मुझ पर बहुत गुस्सा होंगी। उन्हें और इस घर के सभी सदस्यों को मेरे हाथ का ही खाना खाने की आदत है। संगीता गांव में रहने वाली एक साधारण सिंपल लड़की है। तभी रसोई में उसकी अमीर मॉडर्न सुंदर जेठानी इशिता आती है। भोला, मेरा बटर सैंडविच और कॉफी रेडी हुई कि नहीं? जी जी मालकिन, बस 10 मिनट में बनाता हूँ। What? 10 मिनट्स? इतनी देर में क्या भजिए तल रहा था? क्या कर रहा था तू रसोई में? चल जल्दी बना, मुझे पार्लर जाने के लिए लेट हो रहा है। भोला इशिता के लिए नाश्ता बनाने लगता है। जेठानी जी, मैं आपके लिए असली घी के देसी पराठे, थेपला और साथ में गर्मा गर्म पोहे बनाती हूँ ना। अपनी चोंच बंद रख, मैं इतना हेवी नाश्ता नहीं करती। और ये क्या हरकत है? ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तूने? ये साड़ी मेरी माँ की है जेठानी जी। अच्छा, तो अब ये साड़ी तू अपनी आने वाली बेटी को देगी? तुम गांव के लोग भी ना बड़े कवार होते हो। ये क्या 100-200 साल पुरानी साड़ी पहनी है तूने? मेरी तरह पहन मॉडर्न कपड़े और अपने आप को जरा मॉडर्न रख। अरे नहीं रे, नहीं, मैं इतने छोटे कपड़े कभी नहीं पहनती। कफार कहीं की। इशिता बाहर चली जाती है। संगीता गांव में रहने वाली साधारण सिंपल लड़की है। उसे शहर के माहौल और मॉडर्न पहनावे के बारे में कोई खबर नहीं थी। संगीता का अपने इस आलीशान अमीर ससुराल में आज दूसरा दिन है। चलो बढ़िया से पराठे, पोहे और चाय बना लेती हूँ। संगीता अपने हाथों से देसी नाश्ता बनाने लगती है और इस घर का नौकर भोला रोज की तरह सैंडविच, कॉफी और पास्ता बना रहा था। थोड़े समय बाद संगीता अपना देसी नाश्ता लेकर बाहर आती है। बाहर डाइनिंग टेबल पर संगीता के सास ससुर राधिका, विनोद, जेठ पति अनुज, महेश, नंद, निशा ये सब बैठे थे। संगीता के ये ससुराल वाले काफी अमीर और मॉडर्न लोग हैं। संगीता भाभी, ये क्या बनाए हैं आपने? हम ये सब नहीं खाते। मैंने बोला भी था छोटी मालकिन को कि इस घर में सब इतना हैवी नाश्ता नहीं करते। जब तुझे भोला ने कहा था तो तूने ये सब क्यों बनाया संगीता? वैसे अरसा बीत गया देसी नाश्ता किए हुए। संगीता बहू, आज मैं तेरे हाथ का बना देसी नाश्ता खाऊंगा। हाँ खाइए और अपने शरीर पर किलो किलो की चर्बी चढ़ाकर अपने शरीर को मोटा कीजिए। माँ जी, खाने का मजा तो देसी खाने में ही आता है। ये जो चीजें आप सब लोग खा रहे हो ना, ये ना शरीर में ताकत देती है ना ही चुस्ती। उल्टा ये चीजें आपके शरीर को कमजोर बनाती है। चुप कर गवार कहीं की। साड़ी तो देखिए कैसी पहनी है संगीता भाभी ने। इससे अच्छी साड़ी तो भोला की पत्नी पहनती है। अरे बस करो यार, सब मिलकर मेरी पत्नी के पीछे ही पड़ गए। अब वो नहीं है हमारी तरह मॉडर्न, वो साधारण सिंपल लड़की है। थोड़े समय बाद दोनों भाई अपने ऑफिस चले जाते हैं। दोनों एक कंपनी में नौकरी करते हैं। सासू माँ, मैं पार्लर जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं जेठानी जी, आप ऐसे गुटली मारकर यहाँ से भाग नहीं सकती। गुटली? ऐसे बहाने बहुत देखे हैं मैंने। काम से बचने के लिए ये अच्छा बहाना है आपका। पहले आप मेरे साथ घर में काम कीजिए, फिर आपको जहाँ जाना है आप वहाँ जाइए। ये सुनकर निशा और राधिका हंसने लगते हैं। क्या कहा तूने? तू मुझे घर के काम करने के लिए कह रही है? हाँ तो यहाँ और कितनी जेठानियां हैं मेरी। चलिए झाड़ू उठाकर पहले घर की सफाई कीजिए, मैं तब तक सारे गंदे कपड़े धो देती हूँ। झाड़ू। राधिका, निशा दोनों हंसने लगते हैं। इडियट, मैं घर के काम नहीं करती। मेरी पर्सनैलिटी देख। तुझे किसी एंगल से मैं नौकरानी दिखाई देती हूँ क्या? ये सारे काम मैं नहीं करती, मेरा ये नौकर भोला करता है। क्या ये खाना बनाने के साथ साथ घर के बाकी काम भी करता है? हाँ, समझ आया तुझे, कफार कहीं की। क्या माँ जी, आप भी? जब जेठानी जी इस घर में कोई काम ही नहीं करती तो आपने जेठ जी की शादी इनसे करवाई है क्यों? ये नौकर ही रख लेते आप घर में। खामाखा जेठानी जी को इस घर की बहू बनाकर आपने एक इंसान का खर्च फालतू में बढ़ा दिया। अरे बाप रे बाप। राधिका और निशा पेट पकड़कर हंसने लगते हैं। चुप कर गवार कहीं की। इशिता बाहर चली जाती है। बड़ी अजीब है जेठानी जी तो। आधे कपड़े ही पहनकर बाहर चले गई वो। पूरे कपड़े पहनने में क्या होता है उन्हें? संगीता वहाँ से चली जाती है। ये जरूर सीधा कर देगी इशिता बहू को। थोड़े समय बाद संगीता आंगन में पत्थर पर सबके गंदे कपड़े धोते हुए बैठी थी। तभी वो इशिता का एक शॉर्ट मॉडर्न ट्यूब ड्रेस देखती है जो बहुत ही शॉर्ट था। अरे, ये बच्ची का ड्रेस हमारे घर में कैसे आ गया? तभी निशा बाहर आती है। अरे निशा बहन, ये इतना छोटा ड्रेस किसका है? ये इशिता भाभी का ड्रेस है। निशा वहाँ से चली जाती है।
जेठानी जी इतने छोटे कपड़े पहनती हैं, पर ये तो बहुत ही छोटा है, शायद इसके नीचे का कपड़ा फट गया। एक काम करती हूँ, अपनी साड़ी के एक पल्लू को काटकर उससे इस ड्रेस से चिपकाकर सिलाई कर देती हूँ। संगीता इशिता का वो ड्रेस कमरे में लेकर आती है। अब संगीता को नए मॉडर्न कपड़ों के बारे में कोई खबर नहीं थी, तब भी वो अपनी एक साड़ी का पल्लू फाड़कर उसे इशिता की ड्रेस पर चिपका देती है और उसे सिलाई कर देती है। दोपहर का समय संगीता रसोई में पालक पनीर, कढ़ी चावल और दाल तड़का बना रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि माँ ने मुझे खाना बनाना सिखाया था, वरना जेठानी जी की तरह मुझे भी यहाँ एक नौकर रखना पड़ता। इधर भोला पनीर टिक्का, बटर चिकन और नूडल्स बना रहा था। थोड़े समय बाद सब घर में डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। अब निशा, राधिका, अनुज ये तीनों भोला का बनाया हुआ खाना खा रहे थे और विनोद, महेश संगीता के बनाए देसी पकवान खा रहे थे। इशिता भाभी कहाँ है? तभी इशिता वहां वही ट्यूब शॉर्ट ड्रेस पहनकर बाहर आती है, जिस पर नीचे संगीता का साड़ी का फटा हुआ पल्लू लगा हुआ था। ये देखकर राधिका और सब हंसने लगते हैं। अरे ये क्या इशिता, आधा मॉडर्न ड्रेस और आधा देसी साड़ी। मेरे इस ड्रेस के साथ ऐसी भयानक छेड़खानी किसने की? जेठानी जी, मैंने लगाया आपके ड्रेस पर साड़ी का पल्लू। वो क्या है ना, आपके ड्रेस का नीचे का कपड़ा फटकर पता नहीं कहाँ गुम हो गया था। अब मैंने सोचा अगर आप इतना छोटा ड्रेस पहन लोगे तो इसमें तो आपका पूरा शरीर दिखेगा, इसलिए मैंने अपनी साड़ी का पल्लू काटकर आपकी इस ड्रेस में लगा दिया। इडियट, किसने कहा था तुझे ये सब करने के लिए? मेरा इतना कीमती ड्रेस बर्बाद कर दिया तूने। पर जेठानी जी, आपका ड्रेस फट गया था, इसीलिए मैंने। फटा नहीं था ये ड्रेस इतना ही छोटा रहता है इडियट। आज के बाद मेरी किसी भी चीज के साथ तूने अगर छेड़खानी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इशिता वहां से चली जाती है। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। इशिता सारा दिन मॉडर्न कपड़े पहनना, अपना मेकअप करना और सारा दिन कमरे में बैठकर आराम करना, यही सब करती है। और संगीता साधारण सिंपल साड़ियां पहनकर एक संस्कारी बहू की तरह घर के सारे काम करती है और अपने हाथों से रोज बढ़िया स्वादिष्ट देसी पकवान बनाती है। एक दिन इशिता अपने कमरे में मॉडर्न ड्रेस पहने आईने के सामने बैठी थी, तभी संगीता वहां आती है। जेठानी जी, इतना सज सवर कर कहाँ जा रही हो? मैं अपनी सहेली की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। जेठानी जी, आपकी शादी को 2.5 साल हो चुका है, फिर अब तक आपको माँ बनने का सुख क्यों नहीं प्राप्त हुआ? ये सुनकर इशिता की आंखें नम हो जाती हैं। बताइए जेठानी जी, क्या आप अभी बच्चा नहीं चाहते हो क्या? नहीं नहीं संगीता, ऐसा नहीं है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी अपनी संतान हो, पर मुझे माँ बनने का सुख ही प्राप्त नहीं हो रहा। तभी इशिता को अचानक से मचलाट सी होने लगती है। अरे, अचानक मुझे मचलाट क्यों हो रही है? तभी इशिता दौड़ते हुए बाथरूम में चली जाती है और उसे वहां उल्टियां होने लगती हैं। थोड़े समय बाद इशिता बाहर आती है। जेठानी जी, आपको उल्टियां क्यों हो रही हैं? चलिए हम डॉक्टर के पास चलते हैं। तू रहने दे, मैं सासू मॉम के साथ चली जाऊंगी। थोड़े समय बाद राधिका और इशिता डॉक्टर के पास आते हैं और डॉक्टर इशिता का चेकअप करता है। राधिका बहन, आपकी बहू माँ बनने वाली है। क्या मेरी बहू माँ बनने वाली है? ये सुनकर राधिका और इशिता काफी खुश होते हैं। रात का समय, सब घर में बैठे थे और सब इस खुशी से काफी खुश हो रहे थे। अरे इशिता, अब तुम्हें अपना खास ख्याल रखना होगा। हाँ, मैं अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। अगले दिन इशिता अपने कमरे में बैठी पिज्जा खा रही थी। उसके पास राधिका बैठी थी। तभी संगीता इशिता के लिए सूप बनाकर ले आती है। अरे जेठानी जी, ये सब क्या खा रही हो आप? फेंकिए इसे। ये पिज्जा है और तू इसे फेंकने को कह रही है? जेठानी जी, अब आपको बाहर का कुछ भी नहीं खाना है। आप गर्भवती हो और ऐसी अवस्था में घर का बना हेल्दी खाना ही खाना चाहिए। लीजिए, आप ये सूप पीजिए। अरे मुझे नहीं पीना है ये सूप, हटा इसे यहाँ से। तू क्या चाहती है कि मैं अपने बच्चे को अपने पेट में गरीबों जैसे पकवान खिलाऊं क्या? मेरा बच्चा मेरे पेट में मेरी तरह मॉडर्न पकवान खाएगा। पर जेठानी जी, एक आवार कहीं की, अपना यह ज्ञान अपने पास ही रख। हमने भी बच्चा पैदा किया है, तो तू हमें मत सिखा। इशिता बहू, तुझे जो खाना है तू खा। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। इशिता बाहर का बना खाना खाने लगी और सारा दिन अपने कमरे में बैठकर आराम करने लगी। कुछ महीनों बाद इशिता की प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा था। एक शाम इशिता ने मॉडर्न टॉप पहना हुआ था, जिसमें उसका पेट और पैरों का हिस्सा खुला हुआ था। जेठानी जी, ये कैसे कपड़े पहने हैं आपने? इन कपड़ों में तो आपका पूरा पेट खुला दिख रहा है। हाँ, तो प्रेगनेंसी से पहले भी मैं ऐसे ही कपड़े पहनती थी। वो बात अलग थी जेठानी जी, पर अब आप गर्भवती हो और गर्भवती महिला को अपने पेट को ऐसे खुला नहीं रखना चाहिए। आप कोई ढीले कपड़े या गाउन पहनिए। इतने टाइट कपड़ों में आपके बच्चे को तकलीफ होगी। मैं अपने बच्चे का ध्यान बहुत अच्छे से रख सकती हूँ, तू अपने काम से काम रख। संगीता वहां से चली जाती है। अगले दिन इशिता के हाथ पैर काफी दर्द कर रहे थे। मेरे हाथ। क्या हुआ बहू?
मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है सासू मॉम। ओह। तभी संगीता वहां आती है। अरे बाप रे बाप, अभी अचानक तेरे हाथ पैर क्यों दर्द कर रहे हैं? मैंने कहा था आपको जेठानी जी कि सारा दिन पुतले की तरह पसरे मत पड़े रहिए आप, पर आप हैं कि मेरी कुछ सुनती ही नहीं है। चुप कर तू, यहाँ दर्द के मारे मेरी जान निकल रही है और तू मुझे बातें सुना रही है। मेरे पैर। क्यों बातें ना सुनाऊं? दूध पीती बच्ची हो क्या आप? गर्भवती अवस्था में महिला को चलते फिरते रहना चाहिए, घर के काम करते रहना चाहिए, इन्हीं की वजह से शरीर में ताकत बनी रहती है। पर आप तो बस सारा दिन पलंग पर सोती पड़ी रहती हो। तभी राधिका डॉक्टर को बुलाती है थोड़े समय बाद। इस महीने में आपको जितना हो सके उतना चलते फिरते रहना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। ऐसे सारा दिन आराम करने से आपका शरीर पूरा जाम हो जाएगा और फिर डिलीवरी के समय आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। इसलिए जितना हो सके चलना फिरना कीजिए, घर के काम कीजिए और हो सके तो इन मॉडर्न टाइट कपड़ों को अवॉइड करके ढीले और लॉन्ग कपड़े पहनिए। डॉक्टर ईशिता को दवाई देकर वहां से चला जाता है। अगले दिन से ईशिता कमरे में चलना फिरना ये सब करने लगती है। कुछ दिन बाद कल ईशिता को बेबी शावर गोद भराई की रस्म थी। राधिका और सब कल अपने घर में बड़ी सी पार्टी करने जा रहे थे। घर में चारों ओर सजावट की जा रही थी। शाम का समय ईशिता अपने कमरे में उदास बैठी थी। इतने महीने हो गए पर माँ ने एक भी बार मुझे कॉल नहीं किया। क्या उन्हें मेरी इस समय भी याद नहीं आ रही? कल मेरा बेबी शावर है और बेबी शावर पर मायके से ही ड्रेस आता है और मेरी माँ ने अब तक मुझसे बात भी नहीं की। तब ईशिता अपनी माँ को कॉल करती है तो इधर उसकी माँ मीनाक्षी अपने बड़े से घर में थी। हाँ बोल ईशिता डार्लिंग। माँ, आपको मेरी कोई परवाह है कि नहीं? मैं गर्भवती हूँ माँ, और आप मुझसे एक भी बार मिलने भी नहीं आई, न ही मेरा हालचाल पूछा। अब तो जानती है ना मुझे कितने सारे काम होते हैं, अपने दोस्तों से मिलने जाना होता है। माँ, कल यहाँ मेरा बेबी शावर की पार्टी है और आप तो जानते हो ना कि बेबी शावर ड्रेस मायके से ही आता है, तो आपने अब तक मेरा बेबी शावर ड्रेस क्यों नहीं भेजा? अरे उसमें क्या है, तू खरीद लेना वहाँ से। अब बेटा, मैं और तेरे पापा आज रात विदेश जा रहे हैं और हम 15 दिन बाद लौटेंगे, तो तू अपना ख्याल रखना। मीनाक्षी कॉल कट कर देती है। माँ को मेरी जरा भी परवाह नहीं है। तभी कमरे में संगीता और राधिका दोनों आते हैं। जेठानी जी, आप रो क्यों रही हैं? बेबी शावर पर बेटी के लिए उसकी माँ ड्रेस लेकर आती है, पर माँ को मेरी जरा भी परवाह नहीं है। यहाँ उनकी बेटी के जीवन में इतना बड़ा दिन है और माँ और पापा विदेश जा रहे हैं। ये सुनकर संगीता उदास हो जाती है। कैसी माँ है तेरी बहू, उसे तेरी जरा भी परवाह नहीं है। शादी हुई जब से तेरी माँ ना मुझसे मिलने आई, ना उसने कभी तुझे तेरे मायके बुलाया। क्या तेरी माँ तुझसे प्यार नहीं करती है? ये सुनकर ईशिता रोने लगती है। कल तेरे बेबी शावर पर हमारे घर काफी अमीर और बड़े बड़े रिश्तेदार आएंगे। अब अगर उन्हें पता चलेगा कि तेरे मायके से तेरा बेबी शावर ड्रेस ही नहीं आया, तो वो सब क्या सोचेंगे? इतना कहकर राधिका गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बेटी जब गर्भवती होती है तो उसे सबसे ज्यादा जरूरत उसकी माँ की होती है, पर मेरी माँ को मेरी जरा भी परवाह नहीं है। जेठानी जी, आपकी माँ आपके साथ ऐसा क्यों कर रही है? क्या वो आपसे प्यार नहीं करती? नहीं संगीता, मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती, वो मेरी सौतेली माँ है ना, इसीलिए। ईशिता के दर्दनुमा आंसू देखकर संगीता की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। थोड़े समय बाद संगीता अपने कमरे में आकर अपनी माँ को कॉल करती है। संगीता की माँ जानकी अपने छोटे से घर में थी। तभी संगीता अपनी माँ को सारी बात बताती है। तू दुखी ना हो बिटिया, उस घर में मेरी एक नहीं बल्कि दो बेटियां हैं और कल मैं अपनी बेटी ईशिता के लिए बेबी शावर ड्रेस लेकर आऊंगी। अगले दिन सवेरे जानकी संगीता के ससुराल आती है। जानकी ने ईशिता के लिए एक बहुत ही सुंदर मॉडर्न गाउन लेकर आई थी। तभी वो ईशिता को वो गाउन देती है। वाह, कितना सुंदर गाउन है, संगीता के लिए? नहीं, ये मेरी बड़ी बेटी ईशिता के लिए है। आज मेरी बच्ची के लिए इतना बड़ा खुशी का दिन है ना, तो फिर ये माँ अपनी बेटी की खुशी को कैसे भूल सकती है? ये तेरा बेबी शावर ड्रेस है बिटिया, जो मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ। ये सुनकर ईशिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप मेरे लिए बेबी शावर ड्रेस लेकर आई? हाँ मेरी प्यारी बच्ची, भले ही मैंने तुझे जन्म नहीं दिया, पर मैं हूँ तो तेरी माँ जैसी ना। अब ये गाउन पहनकर बाहर चल बिटिया। ईशिता जानकी के गले लिपटकर खूब रोने लगती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी। तभी ईशिता वो गाउन पहनकर बाहर सबके पास आती है। बाहर घर में राधिका के कई सारे अमीर रिश्तेदार थे। तभी सब ईशिता को कीमती तोहफे देते जाते हैं। ये होटल वाला अब तक खाना लेकर क्यों नहीं आया? माँ, सारे मेहमान खाने की राह देख रहे हैं। आपने खाना ऑर्डर किया था ना?
हाँ बेटा, मैंने तो कल रात को ही खाने का ऑर्डर दे दिया था। पता नहीं होटल वाले ने अब तक खाना क्यों नहीं भेजा। राधिका ने मेहमानों के खाने के लिए एक बड़े से होटल में खाने का ऑर्डर दिया हुआ था। तभी वो होटल वाले को कॉल करती है। अरे अब तक खाना क्यों नहीं आया हमारे घर? मैम, हमारी होटल में आग लग गई है और हमारा पूरा होटल जल गया। ये सुनकर राधिका के होश उड़ जाते हैं। क्या हुआ माँ? मैंने जिस होटल से खाने का ऑर्डर दिया था उस होटल में आग लग गई है। क्या? अरे बाप रे, और मेहमानों को खाने के लिए क्या देंगे? इतनी जल्दी कोई इतना बड़ा ऑर्डर भी तैयार करके नहीं देगा। अब क्या करें? अगर मेहमानों को खाना नहीं मिला तो हमारी बड़ी बदनामी हो जाएगी माँ। तभी राधिका के पास उसकी एक अमीर रिश्तेदार अवंतिका आती है। ये क्या राधिका बहन, हम सबको क्या भूखा रखने का इरादा है क्या आपका? भाई काफी देर से हम खाने की राह देख रहे हैं, कब मिलेगा हमें खाना? ये सुनकर राधिका के होश उड़ जाते हैं। आंटी जी, आप कोल्ड ड्रिंक पीजिए, खाना बस आता ही होगा। तभी सारे मेहमान खाना खाना करने लगते हैं। अनुज, महेश, बेटा कुछ करो ना, तुम कहीं से भी खाने की व्यवस्था करो, वरना हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। माँ, इतनी जल्दी इतना सारा खाना अरेंज करना बहुत मुश्किल है। तभी संगीता वहां आती है तो महेश उसे सारी बात बताता है। माँ जी, मैं बना दूं सबके लिए खाना? 30 मिनट में मैं सबके लिए बढ़िया सा स्वादिष्ट खाना बना दूंगी। चुप कर तू, हमारे सभी रिश्तेदार बहुत अमीर हैं और कोई देसी खाना नहीं खाता। राधिका बहू को बनाने दे खाना, मेहमानों के सामने बेइज्जत होने से तो अच्छा है मेहमान बहू के हाथ का बना खाना खा लेंगे। संगीता बहू, जा तू फटाफट खाना बना। निशा, जा संगीता की मदद कर। तभी संगीता रसोई में आती है और कई सारे देसी पकवान, चिकन करी, बिरयानी, चिकन टिक्का, छोले भटूरे, पालक पनीर और मीठे में कई सारी चीजें बनाने लगती है। इधर राधिका परेशान खड़ी थी। पता नहीं संगीता बहू के देसी पकवान देखकर मेहमान क्या कहेंगे। भगवान जी, आज हमारा अपमान होने से हमें बचा लेना। माँ जी, आप दुखी ना होइए, संगीता सब कुछ बहुत अच्छे से संभालेगी। थोड़े समय बाद संगीता सारे देसी पकवान बनाकर तैयार कर देती है। तभी निशा और सब वो सारे पकवान बाहर लेकर आते हैं और मेहमानों को खाना परोसते हैं। बहू ने तो कितना कुछ बना लिया, बस मेहमानों को ये खाना पसंद आ जाए। तभी सब खाना खाने लगते हैं। वाह, क्या स्वादिष्ट खाना है राधिका। भाई, इस खाने ने तो हमें हमारा बचपन याद दिला दिया। छोले भटूरे और पालक पनीर तो कितने स्वादिष्ट बने हैं। ऐसे स्वादिष्ट पकवान तो हमने आज तक नहीं खाए। राधिका बहन, आपने तो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया खाने का इंतजाम किया है। भाई, दिल खुश हो गया आज तो। सारे मेहमान खाने की बड़ी तारीफ करते हैं। थोड़े समय बाद सब वहां से चले जाते हैं। संगीता बहू, मैं किन शब्दों में तेरा धन्यवाद करूं। आज तूने हमें बेइज्जत होने से बचा लिया बहू। सासू मॉम, हम हमेशा संगीता को कितना बुरा भला कहते थे, इसका कितना अपमान करते थे, पर आज इसी ने हमें अपमानित होने से बचा लिया। सच में संगीता, तुम बहुत प्यारी हो। सच कहा तूने इशिता बहू। संगीता बहू, आज से हम रोज तेरे हाथ के बने देसी पकवान खाएंगे। सब संगीता की बड़ी तारीफ करते हैं। उसके बाद कुछ ही दिनों में इशिता एक बेबी को जन्म देती है और सब साथ रहकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।